अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसी की एप्लीकेशन से लेके उसकी रिटायरमेंट तक यानी कि पेमेंट तक तमाम जो स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किस तरह से उनको बनाया जाता है और उनके कंटेंट्स क्या होते हैं। तो आज के हमारे लेक्चर के अंदर कंटेंट या एजेंडा ऑफ द डे है वो ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट इसको इस्टेब्लिश करने के या एलसी को ओपन करने के तरीकाकार क्या है स्टेप बाय स्टेप। फिर हमें यह देखना है कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमें यह देखना है कि जब हमारी ट्रेड का जो साइकिल है मुकम्मल हो जाता है तो एलसी की पेमेंट का क्या तरीकाकार है। तो इन सब तमाम मराहल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि कवर लेटर बाय ब्रांच टू सीटीपी वाइल फॉरवर्डिंग एलसी एप्लीकेशन। सीटीपी क्या है? सेंट्रलाइज्ड ट्रेड प्रोसेसिंग। तो सेंट्रलाइज्ड ट्रेड प्रोसेसिंग ये सभी बैंकों की जो ट्रेड की यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है। तो ट्रेड का जो नाम है आमतौर पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर जब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या लोकल ट्रेड के लिए एलसी या पेमेंट के अरेंजमेंट्स को किया जाता है तो ऐसी सूरत में इसे हम सेंट्रल ट्रेड प्रोसेसिंग उन्होंने अपने हेड ऑफिस में बनाए होते हैं तो उन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे अगली बात ये है कि अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक एप्लीकेशन, ये उसका कवर लेटर है कि हम किस तरह से सीटीपी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं कि हमारी एलसी ओपन की जाए। सीटीपी के हेड ऑफिस को एड्रेस किया जाता है और जो एप्लीकेंट है वो इंपोर्टर होता है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि एलसी को ओपन करने के लिए जो रिक्वेस्ट करता है वो इंपोर्टर होता है और वो बेनिफिशियरी यानी कि सेलर या एक्सपोर्टर के हक में एलसी को ओपन करवाता है। तो इसमें जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी डेट भी मेंशन की जाती है और ब्रांच का रेफरेंस साथ में लग जाता है। जी, तो यहाँ पे देखें कि इसका जो हेडर है उसके ऊपर लिखा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एलसी एट साइट $, ये करेंसी कोड है 60,000। तो ये अमेरिकन डॉलर्स के अंदर एलसी ओपन करने की रिक्वेस्ट है इन फेवर ऑफ बेनिफिशियरी। कौन है इसका? तो जिसका बेनिफिशियरी है यहाँ पे हमेशा सेलर होता है आमतौर पे इसका, और अगर वो ट्रांसफरेबल हो तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। दूसरा जो एप्लीकेंट है एलसी का वो जो इंपोर्टर होता है, ख़रीदार होता है, वो होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखें कि एलसी को जब हम ओपन करते हैं तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है LCS एप्लीकेशन, इसे हम कहते हैं, जिसे IB8 का नाम दिया जाता है। ये ड्यूली फिल्ड हो, सिग्नेचर हो, वेरीफाई किए गए हों और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस पेपर हो। ये मतलब अक्सर इसमें कॉपीज़ भी चलती हैं। जब हम कॉपीज़ का सीक्वेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में बात करते हैं तो उसमें आता है फर्स्ट ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल, थर्ड ओरिजिनल, फिर डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड्रुप्लीकेट वगैरह। तो दूसरा डॉक्यूमेंट जिसमें चाहिए वो है जी प्रोफॉर्मा इनवाइस इंडेंट with NTN national tax number favoring applicant for value of LC duly signed by the beneficiary indenter and accepted by applicant, original follows। अगर इसमें ओरिजिनल की अटैचमेंट लगेगी। इसमें प्रोफॉर्मा इनवाइस होगी। प्रोफॉर्मा इनवाइस से मुराद जिस तरह से हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं तो उसकी कोटेशन लेते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर आप एलसी ओपन कराना चाहते हैं तो आप सेलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें प्रोफॉर्मा इनवाइस भेजें कि इस जो भी प्रोडक्ट या सर्विस हम खरीद रहे हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसकी कीमत क्या है। तो वो आपको प्रोफॉर्मा इनवाइस भेज देते हैं जिसके अंदर उनका नेशनल टैक्स नंबर, क्योंकि थ्रू आउट एक लीगल एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे भी जो है वो नेशनल लाइबिलिटी टैक्स की सूरत में होगी आपको अदा करना होगी। तो एप्लीकेंट फॉर वैल्यू ऑफ एलसी, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये देखिए 60,000 है। तो ये ड्यूली साइंड हो किसकी तरफ से? बेनिफिशियरी की तरफ से, जिसने मतलब अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, हमने एलसी की टाइप्स के अंदर एक टाइप पढ़ी थी जिसमें हमने बात की थी इररिवोकेबल। तो इररिवोकेबल से मुराद ये होती है कि उस एलसी के अंदर कोई चेंजेस लानी है या उसे सिरे से ख़त्म करना है तो आप उसे कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो रिवोकेबल है तो आप कर सकते हैं, अगर इररिवोकेबल है तो आप उसको उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं कर सकते, ना आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो जब आपको उसको रिवोक भी करना है तो जो सभी पार्टीज़ हैं एलसी के प्रोसेस के अंदर आपने उन सभी की रजामंदी के साथ उसको रिवोक करना है। मिसाल के तौर पे एप्लीकेंट है बायर, फिर उसका जो बेनिफिशियरी है सेलर, फिर बायर और सेलर दोनों के बैंक्स। तो इन चारों का आपस में जो है वो रजामंद होना। फिर अगर वो कंफर्म एलसी है जिसमें किसी थर्ड बैंक ने जो है वो कंफर्मेशन भी की हुई है उसकी पेमेंट की इंश्योर करने के लिए, तो फिर जो कंफर्मिंग बैंक है उसकी भी रजामंदी उसमें ज़रूरी है। जी, तो अगली बात जो है वो इसमें देखें कि वैलिड इंश्योरेंस कवर नोट।
इंटरनेशनल जो जितना भी ट्रेड है उसके अंदर इंश्योरेंस के बगैर आप कोई भी जो है वो लेन देन नहीं कर सकते। आपकी ट्रांसपोर्टेशन में आपकी लोडिंग ही नहीं की जाती जब तक आपका माल इंश्योर्ड ना हो। इंश्योरेंस जो भी कराए आपकी इनको टर्म्स के मुताबिक, लेकिन द स्टफ द गुड्स विच यू आर डीलिंग इन मस्ट बी सिक्योर एंड इंश्योर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ देखें कि जो इंश्योरेंस है इस हवाले से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, और पार्टी का जो रिस्क है, लिमिट है, उसको जो है वो किस तरह से कवर करती हो, वैल्यू ऑफ एलसी प्लस 10%। मतलब अगर ये 60,000 रुपये की एलसी ओपन हो रही है तो इसका 10% प्लस करके इंश्योरेंस कवर प्रीमियम करवाया जाएगा। आई से मुराद इंपोर्ट है, तो फॉर्म आई ड्यूली फिल्ड साइंड एंड सिग्नेचर वेरीफाइड देयर ऑन। खरीदार होता है वो या इंपोर्टर, वो फॉर्म आई को फिल करता है और इस चीज़ की ज़मानत देता है कि तमाम शराइत के पूरा होने के बाद वो पेमेंट कर देगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद में जी अवेलमेंट टिकट है ड्यूली अप्रूव्ड बाय कैड। आपकी जो कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है, ये टर्म क्या है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट। तो ये सर्कुलर के मुताबिक उन्होंने कहा है जी कि जो अवेलमेंट टिकट है वो ड्यूली अप्रूव्ड हो। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को इंडोर्स करते हैं और उसकी लीगैलिटी की बात आती है तो उसके ऊपर स्पेसिफिक अमाउंट्स के टिकट लगते हैं, तो उन टिकट का लगा हुआ होना फेस के ऊपर ये ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद में हमें कुछ और चीज़ें कंफर्म करना होती हैं। वो कंफर्मेशन क्या है, HS कोड ऑन अटैच्ड IB8 इज़ ड्यूली ऑथेंटिकेटेड एंड वेरीफाइड। तो जो आपका IB8 है प्रोफॉर्मा रिक्वेस्ट है उसको ड्यूली जो है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो फ्रीली इम्पोर्टेबल हों, ठीक है, और कोई उसमें ऐसा इंग्रेडिएंट या कोई ऐसा स्टफ़ या कोई ऐसी गुड ना हो जो कि प्रोहिबिटेड है आपके कंट्री के अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना। फिर एप्लीकेशन जो है वो फर्दर कंसिस्ट विद इट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ उसके मजीद जो मतलूबा डॉक्यूमेंट होते हैं वो लग जाते हैं। आगे देखें कि इसमें मजीद क्या चीज़ कंफर्म की जाती है, वैलिड ओपन इंश्योरेंस कवर नोट। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जब आप अपने स्टफ़ की वैल्यू डिक्लेयर करके उसको इंश्योर करवाते हैं तो वो आपको एक इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट दे देती है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स में साथ अटैच करते हैं। इंश्योरेंस का यही तरीकाकार है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर कि ओरिजिनल वैल्यू प्लस 10% ऑफ द LC अमाउंट। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर किसी किस्म का कोई कमीशन जो है वो इसके अंदर आपने चार्ज करना है, अगर आप उसको नेगोशिएट करते हैं, नेगोशिएट करने से मुराद क्या है कि आपने अक्सर जो है वो देखा होगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज किसी बैंक से जो है वो लेते हैं और उसकी पेमेंट जो है वो फ्यूचर के अंदर मेच्योर होना होती है, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये 60,000 का एक डॉक्यूमेंट है, आपको आपकी जो LC है वो ओपन हुई है 90 डेज़ की, उसकी मेच्योरिटी डेट है, 90 दिनों के बाद उसकी जो है मेच्योरिटी आएगी, पेमेंट हो सकेगी। आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है 60 दिन के बाद, 45 दिनों के बाद, तो ऐसी सूरत में आप निगोशिएट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को, और उसको कंफर्मिंग बैंक को भी जो है वो आप दे के उसकी कंफर्मेशन करा सकते हैं। कंफर्मेशन आमतौर पे जो है वो एट द कॉस्ट ऑफ सेलर की जाती है, क्योंकि उसकी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए वो उसकी कंफर्मेशन करवा देता है ताकि उसकी पेमेंट मरने का अंदेशा ना रहे। फिर अगली बात है जो मार्जिन है, यह मार्जिन किसका है, बैंक का मार्जिन। बैंक जब आपके इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करेगा, सारे मामला करेगा, तो डेफिनेट वो कोई फीसेस वगैरह आपसे चार्ज करेगा। तो मार्जिन 5% अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज अवेलेबल इन कस्टमर्स अकाउंट विच इज़ टू बी डेबिटेड बाय CTP। तो यहाँ पे कम से कम 5% जो है वो इसके लिए रखा गया है, आपका जो मार्जिन है कम, क्योंकि उसकी वजह यह है कि CTP ने जब आपके इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना है तो उन्हें वो फीस अदा करनी होती है। फिर सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट रिपोर्ट, जो पार्टी बिल ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वेस्ट कर रही है उसकी सेटिस्फैक्ट्री क्रेडिट रिपोर्ट होनी चाहिए कि माजी के अंदर उसने कोई पेमेंट जो है वो किसी पार्टी की रोकी ना हो या पेमेंट्स डिले ना की हो, क्रेडिट वर्दीनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये कि दी कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो साथ में अटैचमेंट में लगती है। अगले पेज के अंदर जाएँ तो मज़ीद जो है वो फॉरवर्ड कवर हमने रिक्वेस्ट की है, उसके साथ ही ये दफ्तरी काम में इस्तेमाल होती है कि आपने इस दरख्वास्त को अप्रूव किया कि नहीं किया है, यस और नो। इफ़ यस प्लीज़ प्रोवाइड डील नंबर, तो आपने यहाँ पे एक यूनिक डील नंबर लगा देना है। अमाउंट बुक्ड, आपने कितनी अमाउंट के साथ जो है वो उन्हें परमिशन किया है इस लेटर ऑफ क्रेडिट को, और उसका रेट क्या है, आपकी ऑप्शन की डेट है, फिर उसकी मेच्योरिटी डेट है 30 डेज, 60 डेज, 80 डेज, 90 डेज, 120 डेज एक्सेट्रा। तो फिर कस्टमर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ये लाजमी है। ये आप जब जो है एक कंपनी रजिस्टर कराते हैं आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ें अभी तक इसमें आ रही हैं ये एक इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरी है। कस्टमर का सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फिर उसका CNIC क्या है, फिर नेशनल टैक्स नंबर टू बी रिपोर्टेड टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन फॉर्म
आए। फिर उसके बाद में कस्टमर्स एलसी लायबिलिटी सेटलमेंट अकाउंट आर नॉट ब्लॉक्ड। तो कस्टमर का एलसी लायबिलिटी सेटलमेंट अकाउंट है, ये ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जिस वक्त आप एलसी को ओपन करते हैं उस वक्त वो एक्टिव कंडीशन में होना चाहिए। फिर उसके बाद ये देखें कि आपका जो कस्टमर का प्राइम नंबर है, फिर उसके बाद में उसके प्रीफिक्स हैं वो क्या हैं। ये आमतौर पे जो प्रीफिक्स होते हैं आपके अकाउंट्स वगैरह के अंदर, कस्टमर का प्राइम कोड बिल्कुल यूनिक होता है। फिर उसके ब्रांच का कोड, बैंक का कोड, फिर ब्रांच का कोड। अब कस्टमर का जो कस्टमर्स मार्जिन अकाउंट है, कस्टमर ने कौन सा अकाउंट हमें दिया है, जब हमें कोई डिडक्शंस वगैरह करनी है तो हम कस्टमर को चार्ज कहाँ पे करेंगे, कस्टमर को कहाँ डेबिट करेंगे। फिर ऑथोराइज कौन कर रहा है, उसके सिग्नेचर। फिर उसके बाद में आप जिस ब्रांच से उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं उस ब्रांच के जो मैनेजर ऑपरेशंस हैं उसके सिग्नेचर। एप्लीकेशन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें इंश्योर किया जाता है कि वो अटैचमेंट के अंदर मौजूद हैं। अब वो अटैचमेंट के अंदर मौजूद है जिसकी रिक्वेस्ट पर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं एलसी के प्रोसेस को। फिर उसके बाद में कितनी अमाउंट क्या है वो लिखा हुआ है। ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जिनमें डेट एंड टाइम स्टैम्प ऑफ कस्टमर रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद कस्टमर सिग्नेचर वेरीफाइड। क्या मतलब ये चेक लिस्ट है कि हुआ येस और नो और नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे कस्टमर ने अपनी जो रिक्वेस्ट है उसको जो है वो सिग्नेचर कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है, स्टैंप लगा दिया है। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एनेक्जर ए है इज साइंड बाय ऑथोराइज्ड साइनेटरी ऑफ ब्रांच सिग्नेचर्स आर ड्यूली वेरीफाइड। जी, ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है इससे आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल एलसी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो एलसी एप्लीकेशन साइंड बाय ऑथोराइज साइनेटरी। उसके बाद में ऑन एलसी एप्लीकेशन एडहेसिव स्टैंप एज पर एग्जिस्टिंग स्टैंप ड्यूटी एक्ट। तो अब हमारा स्टैंप ड्यूटी एक्ट है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट लीगल करना है तो उसके ऊपर उसकी फीस स्टैंप की सूरत में फिक्स होगी। आपका जो परफॉर्मा है उसका जो इनिशिएटेड एंड अप्रूव्ड है, IB8 इनिशिएटेड एंड अप्रूव आपका जो फॉर्म है वो इनिशिएटेड और अप्रूव है। तो यहाँ पे 3 यस हैं चेकबॉक्स में। फिर उसके बाद में इफ सम HS कोड फॉल्स इन 10% कैश मार्जिन कैटेगरी। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मली हमने बात की है कि ये 5% होता है, अगर 10% है तो फिर क्या 10% सफिशिएंट फंड अवेलेबल है कस्टमर के अकाउंट के अंदर। फिर 5वीं इसकी रिक्वायरमेंट है कस्टमर शुड हैव ऑथेंटिकेटेड कटिंग अल्टरेशन ओमिशंस ऑन द एप्लीकेशन। आमतौर पे इस डॉक्यूमेंट को बिना किसी कटिंग के, अल्टरेशन के, चेंजेस के या गलती के, ओमिशंस के जो है वो बनाया जाता है। लेकिन इन केस अगर उसके अंदर किसी जगह पे इनमें से कुछ भी हैपन होता है तो वहाँ पे जो कस्टमर है उसका साइन स्टैंप ये लाजमी है, वरना वो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड कंसिडर नहीं होगा। फिर LC एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल्ड आउट। तो LC के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रॉपरली फिल किया गया है, उसके तमाम कॉलम और प्री रेक्विजिट्स को फिल किया गया है, यस और नो। फिर उसके बाद में देखें एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल, अगर ये ऑयल वगैरह है इफ यस तो फिर एक्स्ट्रा केयर टू बी टेकन इन टर्म्स ऑफ ऑब्टेनिंग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल और लैंडेड वेट क्लॉजेस टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर LC। तो इसमें स्पेसिफिकली एडिबल ऑयल को जो है वो अलग से हाईलाइट किया गया है, क्रूड ऑयल को या एडिबल ऑयल को, क्योंकि ये पेट्रोलियम मसनूआत है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तहत आता है। एक लिस्ट है, एक चेक लिस्ट है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पे उनकी लंबी चौड़ी डिटेल को पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा अहम नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी 4 चीज़ें जो हैं वो उनको मेंशन कर देता हूँ। शिपमेंट एंड एक्सपायरी डेट्स मेंशन्ड ऑन LC एप्लीकेशन। शिपमेंट कब की जाएगी और LC की जो एक्सपायरी है उसकी क्या डेट होगी। तो आमतौर पे ये आपको स्पेसिफाई करना होती है फॉर्म के अंदर। फिर उसके बाद में नेगोशिएशन पीरियड कैन नॉट बी मोर देन 30 डेज फ्रॉम शिपमेंट डेट। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप शिपमेंट कर दें, फाइनल आपने प्रोडक्ट भेज दिया, तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने उसको नेगोशिएट करना है, उसको पेमेंट को क्लेम करना है और डॉक्यूमेंट्स को प्रोसीड करना है। फिर LC वैलिडिटी जो विद इन 1 ईयर, ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब LC ओपन होता है या LC स्टैब्लिश हो जाती है तो फिर 1 साल उसकी जो है वो वैलिडिटी होती है, यस और नो। मशीनरी के लिए जो LC वैलिडिटी है ये 2 साल का दौरानिया है। ये जो यहाँ पे क्लॉजेस लिखी हुई हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक डॉक्यूमेंट हैं। इनको टर्म्स CFR, FOB, FCA, CPT एज पर टर्म्स हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे टर्म क्या है जी, CFR है, कॉस्ट फ्रेट। फिर उसके बाद में देखें कि क्लियर एंड प्रिसाइज गुड्स डिटेल मेंशन्ड ऑन LC एप्लीकेशन एज पर अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो गुड्स की डिटेल्स हैं, उसका नाम क्या है, मॉडल क्या है, साइज़ क्या है, वज़न क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो भी किसी चीज़ के हो सकते हैं, तो उनको मेंशन करना यहाँ ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखते हैं, उसकी वजह ये होती है कि ये सारी चीज़ें आपकी टर्म्स के अंदर आ जाती हैं। ये बैंक का काम है तो वो उनको चेकबॉक्स करके हर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो अप्रूव कर रहा है उसके सिग्नेचर हैं और ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर के सिग्नेचर हैं। इस वक्त आपके सामने जो लेटर हेड दिखाई दे रहा है ये रिक्वेस्ट है
इंपोर्टर की तरफ से हमेशा इंपोर्टर के लिए ये पाबंदी होती है कि वो अपने बाकायदा लेटर हेड के ऊपर दरख्वास्त करे, जिसके ऊपर लेटर हेड आमतौर पे उसके अच्छे कंपोनेंट क्या होते हैं कि आपकी कंपनी का नाम, फिर उसके बाद में आपकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, फिर आपका कंप्लीट एड्रेस, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका रेफरेंस नंबर और डेट। अब यहाँ पे आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने बैंक को जिसमें आपका अकाउंट है, डेट मेंशन करते हैं और सब्जेक्ट टाइटल क्या होता है कि रिक्वेस्ट फॉर एलसी इशुएंस $, करेंसी कोड, अमाउंट 60,000 टू परचेज सिलो भड़ोला जिसे हम जो है वो कहते हैं, जिसमें गंदम वगैरह स्टोरेज की जाती है। तो आमतौर पे ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए जो बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए जाते हैं उनको सिलो कहा जाता है। तो ये कंपनी इंपोर्ट करना चाहती है, पाकिस्तानी कंपनी है, बाहर से सिलो इंपोर्ट करना चाहती है। तुर्की में एक कंपनी है, उसके साथ इसको एग्जाम्पल किया गया है। उस कंपनी से ये हमारी पाकिस्तान की एक कंपनी वो सिलो यानी कि बड़ूले खरीदना चाहती है। तो आमतौर पे इसके कंपोनेंट क्या होते हैं कि आप रेफर करते हैं कि जी हम ऑपरेट करते हैं फ़लाँ नाम के साथ और अपना नेम एंड स्टाइल कि हमारा नाम ये है और हम इस स्टाइल से अपने नाम को लिखते हैं, हमारा जो है वो हमारी लोकेशन ये है और हम हमारे बिज़नेस की नेचर क्या है, हम किस चीज़ में ख़रीदो फरोख्त करते हैं। फिर उसके बाद में हम चीज़ें इंपोर्ट करके या चीज़ें एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट करते हैं तो आके उनका क्या सिलसिलाकार करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं या उनको किसी और तरीके से प्रोसेस करते हैं। फिर दूसरा आप बताते हैं जी हमारी जो प्रॉस्पेक्ट सेल्स हैं पूरे साल की जो है वो इतने लाख में, इतने करोड़ में या इतने बिलियंस के अंदर जो है वो होती हैं। तो आप यहाँ पे अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल पुटअप करते हैं, तो आप रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी एलसी ओपन की जाए। अब यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हैं जिसे SLC यानी कि साइट एलसी। एलसी एट साइट से मुराद ये होती है कि जो ही जिस दिन आपने शिपमेंट कर दी सेम डे में आप क्लेम कर सकते हैं पेमेंट को, दोनों पार्टीज इसके ऊपर रजामंद होती हैं तो एलसी एट साइट खुलती है। तो इट्स अ टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी $60,000 की है जी। परफॉर्मा इनवाइस इसकी उसका सीरियल नंबर ये है और उसकी डेट ये है। अब जो ही इस डॉक्यूमेंट को हम देखते हैं तो उसमें उसने अगले डॉक्यूमेंट को मेंशन कर दिया जिसमें लिखा हुआ परफॉर्मा इनवाइस। तो परफॉर्मा इनवाइस आगे है, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पे उसने मकसद लिखा हुआ है कि जी ये जो सिलो है इसको इंपोर्ट हम करना चाहते हैं, उसका मॉडल ये है, तो फलां कंपनी से हम खरीद रहे हैं, उस कंपनी का पता ये है। तो हम आपको ऑफर करते हैं कि आप इस एलसी को ओपन करने के लिए हमसे 20% कोलैटरल इन शेप ऑफ एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट इन HPL इन द नेम ऑफ फर्म और पार्टनर। आप हमसे 20% जो है वो कोलैटरल ज़र ज़मानत। अब देखें, जब आपने एलसी ओपन करनी है तो बैंक ने सिर्फ आपके कहने पे ओपन नहीं कर देनी है। बैंक अपने आप को सेव करने के लिए कोलैटरल लेता है। कोलैटरल हम कहते हैं कि वो रहन रखता है, गिरवी रखता है या उसके एवज कोई ना कोई चीज़ आपसे जिस वैल्यूएबल हो इन टर्म ऑफ कैश। वो फॉरेक्स में भी हो सकता है, पाकिस्तानी करेंसी में भी हो सकता है। अप्रूवल है। हाँ जी, ये है जी IP8 फॉर्म। इंपोर्ट इसको बे फॉर्म पहले कहते थे या बी फॉर्म कहते थे, अब इसको IP8 फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पे देखें कि एलसी ओपन करने के लिए 200 रुपये का स्पेशल स्टैंप जो है वो यहाँ पे लगता है। इसे रसीदी टिकट कहते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्रेजरी में पैसे चले जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखें कि रिक्वेस्ट की गई है हबीब बैंक लिमिटेड को, किसकी तरफ से, एप्लीकेंट की तरफ से, वो इररिवोकेबल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट यानी कि इररिवोकेबल एलसी ओपन कराना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं कभी डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कह रहा हूँ, कभी एलसी कह रहा हूँ, तो ये इंटरचेंजेबल नेम है। एलसी को, लेटर ऑफ क्रेडिट को डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं। तो इररिवोकेबल बहुत ज़्यादा जनरली एक्सेप्टेबल और जनरली जो है वो यूज्ड टाइप ऑफ एलसी है, क्योंकि इसको महफूज करना पेमेंट को ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है। तो यहाँ पे देखें, ये जो कोड हैं M48, M20 या O31C, ये जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस परफॉर्मा का जो है वो डिज़ाइनर है। तो ये उन शराइत को या उन क्लॉसेस को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें रिक्वायर्ड की गई हैं। तो यहाँ पे देखें, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, फॉर्म से मुराद है टाइप इररिवोकेबल। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट नंबर जो इसका DC नंबर है वो क्या है, टू बी फिल्ड बाय द बैंक। अगर बैंक इसको इशू करता है तो यहाँ पे वो लिखा जाता है। फिर डेट ऑफ इशू टू बी फिल्ड बाय द बैंक, कब बैंक ने उसको इशू किया, डेट एंड प्लेस ऑफ एक्सपायरी। तो ये एक्सपायर कहाँ पे होगा, मतलब अगर जितने दिनों का भी है वो 30 डेज, 90 डेज। 30 डेज का बहुत कम होता है क्योंकि इतने कम पीरियड के अंदर आमतौर पे इंटरनेशनल ट्रेड मुकम्मल नहीं हो पाता है साइकिल। तो टर्की में ये एक्सपायर होगा यानी कि रिटायर होगा, वहाँ इसकी पेमेंट की जाएगी और ये इसकी एक्सपायरी डेट है। इशूइंग बैंक टू बी फिल्ड बाय द बैंक। इशूइंग बैंक कौन है, इशूइंग बैंक कौन होता है? यहाँ पे जो इशूइंग बैंक होता है ज़हन में रखिए हमेशा, जो एप्लीकेंट होता है, जो इंपोर्टर या बायर होता है, उसका बैंक इशूइंग बैंक होता है एलसी के लिए। फिर नेम, एड्रेस एंड NTN ऑफ एप्लीकेशन, इसका मतलब यह है नाम, पता और नेशनल टैक्स नंबर दरख्वास्त दहिंदा का यानी कि इंपोर्टर का, ये आप मेंशन करें आगे। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ बेनिफिशियरी, किसके हक में वो एलसी इस्टेब्लिश की जा रही है, उसका नाम, उसका एड्रेस। फिर करेंसी कोड एंड अमाउंट, करेंसीज के ISO के मुताबिक 3 अल्फ़ा USD PKR इस तरह से कोड होते हैं। यूनाइटेड स्टेट
डॉलर, PKR पाकिस्तानी रुपी, फिर उसकी अमाउंट 60,000 है। ड्राफ्ट्स एट किस जगह पे इसको जो है वो ड्राफ्ट किया गया है, तो आमतौर पे जब भी कानूनी मुआहदे होते हैं तो उसके अंदर जगह, वक्त, तारीख ये बहुत मानी रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है कि जी बेनिफिशियरी मैनुअली साइंड ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन इशूइंग बैंक, बेनिफिशियरी ने मैनुअली इसको साइन किया है और इशूइंग बैंक को वो फॉरवर्ड कर दिया है। एक ये सूरत हो सकती है, कि ये सूरत होती है आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, तो ये जो इशूइंग बैंक है ये बेनिफिशियरी को इस डॉक्यूमेंट को भेजता है, वो इसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके वापस भेजता है। या कन्फर्मिंग बैंक, अगर कन्फर्म्ड LC का केस है तो यहाँ पे कन्फर्मिंग बैंक एट साइट, किस जगह के ऊपर, डेज फ्रॉम कितने दिनों के लिए, द डेट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं, बिल ऑफ लोडिंग भी कहते हैं इसको, बिल ऑफ लेडिंग भी कहते हैं। जब तजारती सामान बहरी बेड़े पे लाद दिया जाता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे लाद दिया जाता है, तो वो जो आपको रसीद मिलती है उसे बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। दूसरी टर्म यहाँ पे लिखी हुई है एयर वे बिल, जब आप अपना तजारती सामान हवाई जहाज़ के ज़रिए से भेजते हैं तो उसमें एयर वे बिल या वे बिल इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये टर्म्स चलती आ रही हैं। इसमें डेट ऑफ निगोशिएशन क्या है, 100% एडवांस पेमेंट जो है वो पार्टी ने मांगी है। ड्राईज ने बैंक इसको फिल करेगा। एक ड्रॉअर होता है, कि ड्राई होता है, ड्रॉअर इस लेटर को बनाने वाला, ड्राई जिसके हक में ये बनाया जाए। फिर पार्शियल शिपमेंट, अब ये क्लॉज बड़ी ज़रूरी है, इसमें देखें 43P। तो पार्शियल शिपमेंट से मुराद ये है कि अलाउ है या नहीं है। मतलब कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप उनको यकमुश्त जो है वो चीज़ को नहीं भेजते हैं, तो उनको पार्शियल शिप कर देते हैं। जैसा कि इसमें सिलो है, तो सिलो में बड़ोला है, तो आप उसको कहें कि अगर उसके कंटेनर को, क्योंकि फैब्रिकेशन होनी होती है, तो अगर आप 3 हिस्सों के अंदर इसको जो है वो करके भेजना चाहते हैं या एक ही दफ़ा में उसको चाहिए, तो यहाँ पे आपको टिक करना है कि क्योंकि ये इम्पोर्टर है, ख़रीदार है, तो इसकी यहाँ पे मर्ज़ी चलेगी कि पार्शियल शिपमेंट की वो इजाज़त देता है कि नहीं देता। वो कहता है जी मुझे सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में भेजें, तो यहाँ पे आप प्रोहिबिटेड कर देंगे, इसको टिक कर देंगे, अलाउड को क्रॉस कर देंगे। अच्छा जी, ट्रांसशिपमेंट है। ट्रांसशिपमेंट से मुराद ये है कि स्ट्राइक वन अदरवाइज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें, ये मेंशन है एज पर लॉ कि अगर आप किसी को यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो वो प्रोहिबिटेड ही गिना जाएगा, क्योंकि ये सेफेस्ट है। तो उसमें ट्रांसशिपमेंट की जो है वो इजाज़त है कि नहीं है। ट्रांसशिपमेंट से मुराद ये है कि जैसे पाकिस्तान में तुर्की से हम ये चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, तो तुर्की से पाकिस्तान आते हुए रास्ते में किसी जगह के ऊपर जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदलने की, या किसी जगह के ऊपर रुक के किसी दूसरे जो है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे चीज़ को लाने की या स्टे करने की, उसमें आप ऑप्शन रखिए कि नहीं रखी है, कि डायरेक्ट आप कहते हैं डायरेक्ट आए। उसमें ये ऐसी है कि जैसे नॉन स्टॉप और स्टॉप होता है, तो नॉन स्टॉप के अंदर आपकी चीज़ जो है वो बर वक्त या जल्दी पहुँच जाती है। जब आप ट्रांसशिपमेंट करते हैं तो उसके अंदर वक्त ज़ाया होता है। प्लेस ऑफ टेकिंग इन चार्ज, डिस्पैच फ्रॉम प्लेस ऑफ रिसीट, तो ये वो पॉइंट है जो हम इनको टर्म्स के अंदर जिक्र करते हैं कि ये जो ख़रीदार है वो किस जगह पे उस चीज़ का चार्ज लेगा, कहाँ पे जो है वो डिस्पैच की जाएगी, प्लेस ऑफ रिसीट क्या है, वो उस चीज़ को वसूल कहाँ करेगा। तो यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह मेंशन की जाएंगी। तो यहाँ पे है जी प्लेस ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन, तो फाइनल डेस्टिनेशन ट्रांसपोर्टेशन का नंबर, अल्टीमेटली वो चीज़ कहाँ पहुँचनी है, आखिरी उसका ठिकाना क्या है। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन टू, किस मकाम पर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी, किस जगह पे डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखें, बाय वेसल बहरी बेड़े से, एयर फ्रेट हवाई जहाज़ से, कोरियर के रस्ते से, पोस्टल पार्सल के ज़रिए से, या ट्रक या रेल के ज़रिए से। तो उसके बाद में जी लेटेस्ट डेट ऑफ शिपमेंट, लेटेस्ट से मुराद यहाँ पे आखिरी भी आप ले सकते हैं कि मैक्सिमम किस डेट तक इसको भिजवाना लाजमी है। तो 28 अप्रैल 2020 को ये भिजवाएं जी आप। पोर्ट ऑफ लैंडिंग या पोर्ट ऑफ लोडिंग, एयरपोर्ट ऑफ डिपार्चर, वो चीज़ डिपार्ट कहाँ से होगी, तो ये पोर्ट मर्सिन टर्की, टर्की के पोर्ट मर्सिन से इस चीज़ को लादा जाएगा, वहाँ से लैंडिंग होगी। और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज, कहाँ पे इस चीज़ को डिस्चार्ज करके उतार दिया जाएगा, एयरपोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पोर्ट कासिम कराची, तो पाकिस्तान के अंदर पोर्ट कासिम के ऊपर इसको उतारा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, यहाँ पे इनकोटर्म का जिक्र आ रहा है, तो 045A। तो यहाँ पे आप देखें कि इस क्लॉज के मुताबिक आपको यहाँ पे इनकोटर्म डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखें CFR लिखा हुआ, कॉस्ट फ्रेट पेड जो है वो यहाँ पे कॉस्ट एंड फ्रेट। अच्छा जी, नेचर ऑफ गुड्स, तो आपको क्या चीज़ यहाँ मेंशन करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ गुड्स है क्या, 2217 मॉडल है किसका जी, ग्रेन स्टोरेज सिलो। अच्छा, क्वांटिटी कितनी है, HS कोड 7309, 1 है, 2 है, 3 है। फिर उसकी प्राइस कितनी है, नेम ऑफ इंडेंटर। अच्छा, इंडेंटर जो होता है आमतौर पे मिडिल पार्टी होता है, कोई ऐसा बंदा जो कि इन प्रोसेस को समझता है, और आप पाकिस्तान में बैठे हैं, वो टर्की में बैठा है इंडेंटर, वो वहाँ से अपनी तसल्ली करके उस माल को आपकी तरफ जो है वो क्वालिटी और दीगर पैरामीटर्स को इंश्योर करवा के भिजवाता है, ये इंडेंटर कहलाता है। और आमतौर पे इंडेंटर इंडेंटिंग फीस लेते हैं, और ये भी बगैर पैसा लगाए इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री का एक तरीका कार है।
एंड रेफरेंस नंबर ऑफ प्रोफार्मा इनवाइस। तो आपने यहाँ पे ये देखें जो प्रोफार्मा इनवाइस है उसका कोड भी लिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो परचेज ऑर्डर है या इंडेंट है, इंडेंट से मुराद ये जो इंडेंटर है ना, आपने इंडेंटर को अगर बीच में इन्वॉल्व किया तो फिर इंडेंट नंबर होगा। डिटेल एज पर परफॉर्मा इनवाइस नंबर, ये परफॉर्मा इनवाइस मतलब यहाँ पे उसने, क्योंकि लंबी चौड़ी डिटेल होती है अक्सर स्पेसिफिकेशंस की, तो उसने कहा जी परफॉर्मा इनवाइस नंबर दिस डेटेड दिस जो है वो इसकी डिटेल को कवर करता है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट्स के हवाले से। तो आप देखें कि फॉर क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट्स ऑन CIF एंड CIP प्रेयर अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड। 046A जो इसकी क्लॉजेस हैं वो क्या कहती हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, बेनिफिशियरी मैनुअली साइंड ओरिजिनल कमर्शियल इनवाइस, जैसे जब हम खरीदो फरोख्त करते हैं तो कमर्शियल इनवाइस वो रसीद या बिल होता है, तो ये मैनुअली साइंड यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है। मेड आउट इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड मस्ट बी इन द सेम करेंसी। तो जो चीज़ ये बिल ऑफ ओरिजिन का यहाँ पे जिक्र आ गया, तो जो अपना ओरिजिन बताएगा, क्योंकि मुख्तलिफ टेरिटरीज मुख्तलिफ मुल्कों के लिए जो ड्यूटीज़ होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, तो यहाँ पे बिल ऑफ ओरिजिन के हिसाब से जो है वो आपको वो चीज़ वो चार्ज की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, फुल सेट ऑफ क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड ओशन बिल। अब यहाँ पे ओशन बिल ऑफ लैंडिंग से मुराद ये है, अच्छा क्लीन, सबसे पहले क्लीन की टर्म है। क्लीन से मुराद ये कि जो ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट है, जब उन्होंने उस माल को शिप के ऊपर लोड किया है तो वो हर लिहाज से ठीक था, उसकी पैकिंग ठीक थी, किसी जगह से उसकी पैकिंग फटी हुई, कटी हुई, टूटी हुई या ख़राब नहीं थी। ऐसी सूरत में क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड ओशन बिल, ठीक है। ओशन से मुराद समुद्री रास्ता है। बिल ऑफ लैंडिंग यहाँ पे वो कंप्राइजिंग नॉट लेस देन 2 ओरिजिनल्स। यहाँ पे मैंने पहले भी बात की थी 1 ओरिजिनल 2 ओरिजिनल, तो यहाँ पे कहता है 2 डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड हमें करने हैं, उसकी 2 कॉपीज और दोनों ओरिजिनल ड्रॉन तहरीर की गई हों और एंडोर्स टू दी ऑर्डर ऑफ जो भी बैंक पाकिस्तान के अंदर जो इशूइंग बैंक है उसकी फेवर में। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखें कि ड्रॉन और एंडोर्स टू दी ऑर्डर ऑफ, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द बैंक इशूइंग बैंक, जो बैंक गारंटी दे रहा है, जो LC इशू कर रहा है उस बैंक के फेवर में, क्यों शोइंग फ्रेट प्रीपेड फ्रेट टू कलेक्ट एंड मार्क्ड नोटिफाई एप्लीकेंट एंड अस। तो यहाँ पे ये देखें कि वो कहता है जी, या तो अब ये सूरत हो सकती है, ये इनको टर्म पे डिपेंड करता है कि फ्रेट प्रीपेड है या फ्रेट टू बी कलेक्टेड है, या वो जो है वो बायर पे करेगा तो वो बाद में कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि ऑन डिलीवरी। तो एंड मार्क्ड नोटिफाई एप्लीकेंट एंड अस, आपने एप्लीकेंट को भी नोटिफाई करना है और बैंक को भी नोटिफाई करना है। और या एयर ट्रांसपोर्ट की सूरत में डॉक्यूमेंट्स बेयरिंग दिस LC नंबर शोइंग बैंक एज कंसाइनी। तो यहाँ पे ये देखें आपने, क्योंकि बैंक गारंटर है बीच में, तो बैंक को आप यहाँ से खारिज नहीं कर सकते। अब बैंक अपनी जो है वो टर्म्स यहाँ पे मनवा रहा है, इसी जगह पे भी अगर आप जो है वो बैंक को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप अपने जो है वो बेनिफिट से हाथ धो सकते हैं, तो फिर बैंक आपके उस तजारती माल को या उसके बेनिफिट को कन्फिस्केट भी कर सकता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट की सूरत में बैंक को आपने एज अ कंसाइनी लेना है, ठीक है। कंसाइनर माल भेजने वाला, कंसाइनी माल वसूल करने वाला। फ्रेट प्रीपेड फ्रेट टू कलेक्ट एंड मार्क नोटिफाई एप्लीकेंट एंड अस, एप्लीकेंट को यानी कि इंपोर्टर को भी नोटिफाई करें और बैंक को भी करें। एयर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट मस्ट शो फ्लाइट नंबर एंड एक्चुअल डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। फ्लाइट का नंबर क्या है, PK47, PK470 या वो टर्किश एयरलाइन का कोई नंबर हो सकता है, और ओरिजिनल पोस्ट पार्सल। अच्छा ये मोड्स पे डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे देखें तो ये बाय ओशन है, ये बाय एयर है, और ये अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो पार्सल आ रही है। अब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनकी वैल्यू हाई होती है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा होता है, तो ये आमतौर पे पोस्ट पार्सल के ज़रिए से भी मंगवाए जा सकते हैं। तो उसमें रसीट, कोरियर रसीट बेयरिंग दिस LC नंबर, LC का नंबर उसमें मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही चीज़ें, फिर अगर रेलवे के ज़रिए से है, ट्रक के ज़रिए से है, तो रसीट जिसके ऊपर इस LC का नंबर लिखा हुआ हो, बैंक के नाम पर जो है वो बने, और शो क्या करे कि फ्रेट प्रीपेड है, टू बी कलेक्टेड है, और फिर इसको आपने मार्क करना है और नोटिफाई करना है एप्लीकेंट को भी और बैंक को भी। तो यहाँ पे देखें कि अगली वो बात कर रहा है इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के अंदर है कि फॉर CIF और CIP टर्म्स ऑफ शिपमेंट, ये आपको पता है कि ये जो टर्म्स हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस प्रीपेड या पेड, कॉस्ट इंश्योरेंस पेड में ऐसी टर्म्स के अंदर मैरीन यानी कि जो जहाज़, बहरी जहाज़ की कंपनी है उसे मैरीन कहते हैं। एयर कार्गो इंश्योरेंस तकाफुल पॉलिसी कंप्राइजिंग नॉट लेस देन 2 ओरिजिनल इशूड बाय इंश्योरेंस तकाफुल कंपनी। अब यहाँ पे भी कहते हैं कि जी अगर आप मैरीन में, एयर कार्गो में हैं या तकाफुल, तो आपको यहाँ पे इंश्योरेंस करानी होगी। तकाफुल इस्लामिक टर्म है इंश्योरेंस के लिए, तो उसमें क्या चाहिए जी, 2 ओरिजिनल्स, 2 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट ओरिजिनल एंड सेकंड ओरिजिनल यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे तकाफुल कंपनी मेंशन आप कर दें, कौन सी तकाफुल कंपनी जो इशू बैंक के नाम पे आप इसको लिखें यहाँ पे, तो उसका शोइंग प्रीमियम पेड
प्रीमियम से मुराद यहाँ पे जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस की जो पैसे होते हैं वो यकमुश्त हों या किस्तों के अंदर हो, उसे प्रीमियम कहा जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर उसमें स्पेसिफाइंग नेम, टेलीफोन नंबर एंड एड्रेस ऑफ देयर एजेंट्स इन पाकिस्तान। अगर किसी एजेंट के ज़रिए जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनके एजेंट की डिटेल यहाँ पे, कवरिंग एट मिनिमम द फॉलोइंग रिस्क एंड कंडीशन। तो इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन से रिस्क और कंडीशन को फिल करे। इंश्योरेंस कॉल्गो क्लॉज के मुताबिक ए फायर, अब यहाँ पे एंड WSRCC, यहाँ पे ये देखें कि जो क्लॉज ए है वो कहती है कि जी आग से तहफ़्फ़ुज़ के लिए। फिर उसके बाद में फ्रॉम द टाइम एंड डेट ऑफ डिलीवरी एट पोर्ट, डेट ऑफ डिलीवरी से लेके शिप टू द टाइम एंड डेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम, कस्टम की क्लियरेंस तक एट द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। तो इस पूरे दौरानिए को ये इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। इशूड फॉर 110% ऑफ द इनवाइस वैल्यू, जितनी भी आपने इनवाइस की वैल्यू डिक्लेयर की है उसका 110% इंश्योरेंस करवाई हो। इशूड इन करेंसी ऑफ क्रेडिट एंड इनवाइस, तो जो लेटर ऑफ क्रेडिट की करेंसी है और इनवाइस है उसी के मुताबिक ये भी अमाउंट होगी। अगर डॉलर्स के अंदर है तो इंश्योरेंस भी डॉलर के अंदर होगी, उसकी जो रिसीट होगी। उसके बाद में एडिशनल कंडीशंस हैं जी, इंश्योरेंस तकाफुल जो है वो कौन कवर करेगा, कितनी अमाउंट का होगा, एप्लीकेंट कौन है, ये रिक्वायरमेंट्स आपने फिल करनी है। तो अब चार्जेस की बात आ गई जी। ये बेसिकली पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो अभी तक हम देख रहे हैं ये बैंक का इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो कि आप एप्लीकेंट से उनसे साइन करवाते हैं। चार्जेस क्या है जी, ऑल चार्जेस इंक्लूडिंग रीइंबर्समेंट चार्जेस आउटसाइड पाकिस्तान आर ऑन बेनिफिशरीज अकाउंट। अब यहाँ पे ये देखें आमतौर पे ये प्रैक्टिस की जाती है कि जो बेनिफिशरी है, इंपोर्टर है, पाकिस्तान की हदूद के अंदर जितने भी खर्चे आएंगे बैंक के वो बेनिफिशरी अदा करेगा। वो खर्चे इंपोर्टर की मुल्क की हदूद के अंदर आते हैं वो एप्लीकेंट अदा करता है। जो खर्चे बेचने वाले यानी कि जिसकी फेवर में एलसी ड्रॉ की गई है उसकी कंट्री के हदूद के अंदर आएगी वो पे करेगा। पीरियड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स की प्रेजेंटेशन के लिए कितना दौरानिया आपको दिया गया है। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन 21 डेज, मैक्सिमम 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ BL। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि हम पहले भी इसकी बात की थी कि जब आप शिपमेंट करते हैं तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने पेमेंट क्लेम करनी है, डॉक्यूमेंट को प्रोसीड करना है। तो BL यानी कि बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल, पोस्टल रिसीट या ट्रक रिसीट, रेलवे रिसीट इन ट्रक की प्लेस ऑफ एक्सपायरी बट नॉट लेटर देन द एक्सपायरी डेट ऑफ दिस क्रेडिट, 1 साल का दौरानिया। फिर उसके बाद में कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि ये जो LC है ये कंफर्म्ड है या कंफर्म नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई एक स्ट्राइक करना है कि जी ये वाला ऑप्शन हमने चूज़ किया है, कंफर्म्ड मे ऐड विदाउट चार्जेस एट बेनिफिशरीज एप्लीकेंट्स अकाउंट। तो जो आपने यहाँ पे कंफर्मेशन क्या करनी है कि जो चार्जेस वगैरह हैं यहाँ पे उसने कहा कि जी मे ऐड की टर्म हमने की है कि अगर कोई चार्जेस वगैरह कम ज़्यादा हो जाते हैं तो बैंक उसको ऐड कर सकता है, हम पे करने के पाबंद हैं। अब ये जी एडवाइस थ्रू बैंक नेम एड्रेस, किस बैंक के थ्रू ये एडवाइस किया जा रहा है। अब एडवाइस जो बेचने वाला सेलर है, एक्सपोर्टर है, उसका बैंक एडवाइजिंग बैंक होता है। दिस LC इज बीइंग ओपनड अंडर एजेंसी एग्रीमेंट ऑफ मुराबहा इजारा डेटेड विदाउट एजेंसी एग्रीमेंट, मुशारका एग्रीमेंट, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस की टर्म्स हैं। तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है कि जी हमारा ये वाला NTN वैलिड है, हमारा ये वाला CNIC वैलिड है, ये डेट है, तो हम इंपोर्ट ऑफ विच इज़ अलाउड, हम जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी हम यकीन दहानी करते हैं कि वो पाकिस्तान के हदूद में इंपोर्ट करना लीगल है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर हैं, फिर ऑपरेशन मैनेजर के और अप्रूविंग अथॉरिटी के। कि जी यहाँ पे उन्होंने कंफर्मेशन ले लिया। बैंक हमेशा सेफ साइड पे डॉक्यूमेंट्री आपसे सिग्नेचर्स करा लेता है इतने ज़्यादा कि कल को आप लीगली जो है वो बैंक अपनी साइड को सेव करता है। अब यहाँ पे फर्दर कंफर्मेशन वो एप्लीकेंट से ले रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस इन केस द इंपोर्टेबल आइटम इज अंडर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट, आई वी फर्दर अंडरटेक दैट। अगर कोई गड़बड़ होती है कल को तो इंपोर्ट करने वाला जिम्मेदार होगा। मैं अटैचमेंट में भी ये चीज़ दे दूंगा, तो आप इनको एक दफ़ा तसल्ली से पढ़ना चाहें पढ़ लें। ये वीडियो बहुत डिटेल्ड है, आप फ्यूचर के अंदर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करना चाहें तो आप इससे असिस्टेंस ले सकते हैं। कमीशन बैंक ने लेना है जी 0.15% ऑफ परचेज क्वांटिटी, परचेज ऑर्डर जितना भी है। हाँ जी, ये जी परफॉर्मा इनवाइस है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे। अब परफॉर्मा इनवाइस में जो बेचने वाला है वो इनवाइस बनाता है हमेशा कि जी ये चीज़ है। तो माइसिलो कंपनी है, परफॉर्मा इनवाइस उसने टाइटल दिया हुआ है, डेट और परफॉर्मा इनवाइस का ये यूनिक नंबर। मैंने बार बार इस चीज़ को बात किया है कि जब आपस में दो पार्टीज मुआहदा कर लेती हैं तो परचेज ऑर्डर या इन केस परफॉर्मा इनवाइस उनका एक यूनिक नंबर होता है। हर कस्टमर को आप एक जैसा रेट नहीं देते तो इसलिए इसको यूनिक रखा जाता है। तो जो परफॉर्मा इनवाइस है इसका सेंडर कौन है, बेचने वाला, इसका रिसीवर कौन है, ख़रीदने वाला। फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्शन क्या है,
नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड टोटल अमाउंट। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर 2217 मॉडल ग्रेन स्टोरेज सिलो, उसकी क्वांटिटी कितनी है, फिर उसकी यूनिट प्राइस कितनी है, एक ही मंगाया है, $60,000 का है तो $60,000 टोटल है। नीचे लिखा हुआ जी इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट $60,000 का। फिर अकाउंट डिटेल्स, अब यहाँ पे जो बेचने वाला है उसके अकाउंट की डिटेल, जिसमें उसका स्विफ्ट कोड, कंपनी का नाम, उसका पता, फिर उसका स्विफ्ट कोड, ब्रांच कोड, अकाउंट कोड, US डॉलर के अंदर जो उसने अकाउंट खुलाया है उसका कोड, IBAN नंबर, फिर स्विफ्ट कोड, ये दिया जाता है। CFR टू पोर्ट कासिम कराची पाकिस्तान। शिपिंग डिटेल क्या है जी, कॉस्ट फ्रेट पेड टू पोर्ट कासिम कराची फ्रॉम पोर्ट मैरसिन टर्की टू पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम कराची। तो ये शिपमेंट की डिटेल्स आ गई। हाँ जी, तो ये उसने फ्लायर साथ में लगा दिया है जी, प्रोजेक्ट नंबर ये है हमारा, इसका ये कोटेशन है, कस्टमर का नाम ये है, डेट क्या है और इस कोटेशन की वैलिडिटी क्या है। वो कहता है जी 10 तारीख को इशू हुआ, 24 तारीख तक ये वैलिड है अगर आप इसको प्रोसीड करते हैं। प्रिपेयर्ड बाय, इसको इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किसने किया है, ये परफॉर्मा इनवाइस का ही अटैचमेंट है, जिसमें देखें कि प्रोडक्ट की तस्वीर लगा दी उन्होंने, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन साथ में लगा दी हैं, अपना अता पता साथ में लिख दिया है। और उसकी परफॉर्मा इनवाइस में फर्दर देखें कि प्रोजेक्ट का नंबर, उसका कोड है, जो ख़रीदार है उसकी तफसीलात लिखी हुई हैं, डेट, वैलिडिटी, प्रिपेयर्ड बाय। फिर उसके बाद में इंतहाई डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन है, नंबर है, प्रोडक्ट का कोड है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, टोटल वेट कितना है, यूनिट प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस कितनी है और किस करेंसी के अंदर है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक सिलो है, एक कंटेनर है, तो उसकी इन्होंने स्पेसिफिकेशन डायमीटर के अंदर उसका रिंग, उसकी स्टिफनर, फिर उसका जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 800 kg है, 640 kg है, ये उन्होंने स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दे दी हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, स्टील कौन सा लगा है, उसकी गेज कौन सी है, कोटिंग हुई है कि नहीं हुई है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ग्रूव लगे हुए हैं या वो असम्बल्ड है या वो वेल्ड है, रूफ़ का एंगल जो है वो उसकी डिग्री क्या है, उसके साथ एसेसरीज़ कौन कौन सी हैं, सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि पार्टीज़ ने आपस में तय की हैं वो यहाँ पे मेंशन हैं। अब यहाँ पे देखें एक नंबर, फिर दूसरे नंबर में DTS उन्होंने सारी स्पेसिफिकेशन अपनी प्रोडक्ट्स की दी हुई हैं। तो हेडर दिखाता हूँ, ये परफॉर्मा इनवाइस है, इंतहाई डिटेल्ड, जिस तरह से हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसका साइज़, क्वालिटी, क्वांटिटी, करेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर्स, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये शराइत हैं और इन शराइत के मुताबिक अगर आपको चीज़ नहीं मिलती तो फिर कल आप पेमेंट ना करने के हकदार हैं। अब ये जी अगला डॉक्यूमेंट जो है वो उसी की कंटिन्यूटी है। फ़ैन गल्वनाइज्ड सेंट्रीफ्यूगल है, गल्वनाइज्ड कहते हैं जिसे हम जिस्ती चादर कहते हैं। उसने लिखा हुआ कि जी ये जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, लॉक की टाइप किस तरह से उसको लॉक अनलॉक किया जाएगा। एनीवेज ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद में जो कोटेशन की टर्म है उसने लिख दिया कि जी ये कोटेशन इसके अंदर क्या क्या है जी, इन कोटेशन सबस्ट्रक्चर, असेंबली, इक्विपमेंट, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑफिशियल प्रोजेक्टिंग एंड इट्स एक्सपेंसेस, लोकल टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड। अब ये चीज़ें शामिल होनी है, क्यों, अब ये बाद में होंगी क्योंकि ये सर्विसेज हैं, कुछ ये प्रोडक्ट के साथ नहीं आएंगी। अगर आपको ये काम हमसे कराने तो ये कर देंगे, अगर हमसे नहीं कराने तो आप उसको चीज़ को ख़रीदें, लोकल असेंबल करें, चलाएं, इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद में ये देखें कि उसने जो बेचने वाला है, बेचने वाले ने पेमेंट की टर्म लिखी हुई है। ये मुआहदे का हिस्सा होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसने जो इनवाइस के अंदर आपको कोटेशन दिया उसमें वो लिख रहा है कि जी 40% जो है वो आप क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ कोटेशन एज एन एडवांस पेमेंट एंड द बैलेंस 60% शैल बी क्लियर्ड 4 वीक्स बिफोर द शिपमेंट। तो ये शर्तें तय हो गई कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट पाकिस्तान में है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं इसकी हेल्प के लिए। 40% एडवांस में होगा और 60% पेमेंट आप जो है वो बिफोर द शिपमेंट से 4 हफ्ते पहले आपने हमें सारी पेमेंट कर दी है। इफ़ पेमेंट इज LC दैट शैल बी कन्फर्म्ड इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। ये उसने कहा कि जी अगर आपने हमसे माल लेना है तो आपको इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट हमारी फेवर में इशू कराना होगा। द डेट ऑफ रिसीविंग LC और एडवांस पेमेंट बाय द सेलर इज एक्सेप्टेड एज द डेट ऑफ द ऑर्डर and delivery date shall begin after this date. Delivery and shipment. Seller shall be liable for loading the goods those manufactured to trucks at his factory site. Seller ने माल को ट्रक पे लोड कराना. In case the shipment is at buyer's cost, the buyer shall forward the truck to be loaded to the seller's factory on time that determined before. Otherwise, all storage charges arising from keeping goods weight at factory site shall be covered by the buyer. तो ये यानी कि अगर वो आप कहता है जी एक्स वर्क है या एक्स फैक्ट्री है तो ऐसी सूरत में ख़रीदार ट्रक भेजेगा। अगर वो लेट होता है तो जो भी खर्चे आते हैं उसकी स्टोरेज के और दीगर देखभाल के वो ख़रीदार अदा करेगा। बायर इज़ लाइबल फॉर टेकिंग आउट शिपमेंट पॉलिसी इन केस ऑफ बीइंग शिपमेंट एट बायर्स कॉस्ट। अगर बायर ने जिम्मेदारी ली है कि जी मैं माल को उठा लूँगा तो फिर बायर तमाम चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। इन केस ऑफ नॉट बीइंग एनी स्पेशल डिमांड फ्रॉम द बायर अबाउट पैकेजिंग
ऑफ गुड्स। पैकेजिंग टाइप वेरी अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ ट्रक्स, कंट्रीज एंड टाइप ऑफ शिपमेंट। अब यहाँ पे वो कहता है कि अगर आप हमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि किस तरह की पैकेजिंग करनी है, तो फिर जिस तरह की चीज़ की नौयत होगी, जिस तरह के ट्रकिंग हमारे पास अवेलेबल होगा और जिस मुल्क में जाना है, तो फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको करके भेज देंगे। सेलर में डिस्पैच पार्शियल शिपमेंट, तो उसने यहाँ पे कहा जी कि हम पार्शियल शिपमेंट भी भेज सकते हैं, ये हमारी शर्त है। द सेलर में डिले द शिपमेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे ये अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक टर्म कह रहा है कि जी शिपमेंट को डिले भी किया जा सकता है, चाहे दोनों आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम बोथ दी साइड, लेकिन हम आपसे अप्रूवल लेंगे अगर कोई डिले वगैरह होता है। इन केस ऑफ दी स्टोर्ड गल्वनाइज्ड मटेरियल एक्सपोज टू मॉइस्चर, वाटर एंड रेन ऑन अकाउंट ऑफ अकरिंग वाइट रस्ट, the buyer is liable for safekeeping of stored galvanized materials by protecting from moisture, water and or rain, if possible safekeeping in closed area। तो वो ये कहता है कि क्योंकि ये गल्वनाइज जिसकी चादर का बना हुआ है, तो इसकी सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ इस पूरे अमल में जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी पीआई का फ़्लाइट जो है वो आज मैं देख रहा हूँ कि उड़ना शुरू हो गई हैं। आई थिंक के ऑपरेशन शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसने साथ में दे दी हैं। फिर उसके बाद में देखें कि यहाँ पे उसने बड़ी डिटेल्ड उसकी वारंटी और दीगर चीज़ों के हवाले से सेलर ने चीज़ें लिख दी हैं। फिर उसके बाद में ये देखें इंश्योरेंस, ठीक है, विंडो तकाफल ऑपरेशन है, आपने इंश्योरेंस कराई है, कितनी अमाउंट का आपने कवर करवाया है। यहाँ पे मैरीन के ज़रिए से चीज़ आएगी, आमतौर पे हैवी और बल्कि चीज़ें मैरीन से आती हैं। आपका जो इशूइंग बैंक है उसकी फेवर में रिसीट करती है, उसका आता पता लिख दिया जाता है। FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी 16%, FIF 1% स्टैंप ड्यूटी इतनी, टोटल 14,771 रुपये इस चीज़ की इंश्योरेंस के बनते हैं। अपनी इंश्योरेंस करा ली, इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट ले दिया, और ये देखें कि शराइत के मुताबिक इसमें बैंक को बेनिफिशरी किया गया है। तो यहाँ पे ये देखें कि वॉयज बहरी बेड़ा बाई सी आएगा चीज़ तुर्की से पोर्ट कासम, और वेसल एनी अप्रूव्ड वेसल, किसी भी वेसल में वो लोड करके भेज सकते हैं। ये डेबिट नोट है। डेबिट नोट से मुराद ये है कि उन्होंने जो कस्टमर का डेबिट अकाउंट है उसमें से चार्जेस काट लिए हैं। कितने चार्जेस काटें, ये देखिए 14,771 रुपये। फिर उसके बाद में जी ट्रांजैक्शन टिकट है, जिसे हम TT भी कहते हैं, अवेलमेंट या ऑफरिंग भी इसे कहते हैं। कस्टमर का नाम, कस्टमर के एजेंट का, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो, तो ये ट्रांजैक्शन टिकट है, जिसको TT कहते हैं, अवेलमेंट या ऑफरिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखें कि उसने कहा जी कि इनको लिमिट असाइन की जाती है। प्रपोज्ड अमाउंट उनकी कितनी है जी, 1 करोड़ रुपए की उनकी प्रपोज्ड अमाउंट है। प्रपोज्ड मैच्योरिटी यहाँ पे नहीं लिखी, तो इसका मतलब ये कंकरेंट हो सकती है या इसकी एक्सपायरी नहीं है। टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, वन ऑफ ट्रांजैक्शन, यस, एक ही दफ़ा सिंगल ट्रांजैक्शन होगी, रेगुलर ट्रांजैक्शंस नहीं है। फिर उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोड ये है, CNAC ये है। फिर आपने टेन्योर उनको क्या दिया जी, टेन्योर साइट है, ये LC का ड्यूरेशन क्या है, साइट है, ये पोस्ट डेटेड बाद में नहीं है। मार्कअप या कमीशन कितना है, 0.15% और परचेज क्वान्टिटी, फिर उसका मार्जिन है और परचेज कोटेशन मार्जिन 20% रखा गया है। यहाँ पे फैसिलिटी की कैटेगरी क्या है, एग्जिस्टिंग लिमिट क्या है, करंट लिमिट कितनी अवेल की जा रही है, ठीक है, याद रखें इनको लिमिट दी गई है, मिलियन को अवेल किया गया। अब यहाँ पे ओवरड्यू है, मतलब लिमिट इनके पास खुली अवेलेबल है, अगर इससे ज़्यादा चला जाए तो ये ओवरड्यू हो जाता है। तो ये जी एप्लीकेशन के कॉन्टेंट्स हैं।